अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। पिछले साल से जब से पाकिस्तान में गवर्नमेंट तब्दील हुई, रशियन ऑयल के ऊपर बहुत सारी डिबेट्स होती रहीं। ऑल्दो अभी उन्होंने रशियन जहाज़ कुछ मंगाए हैं तेल से भरे हुए, लेकिन डिबेट ना यहाँ पे ख़त्म होती है और ना ही यहाँ पे इस चीज़ का फैसला होता है कि वाकई रशियन ऑयल को इम्पोर्ट करना सही था या नहीं था। जब ये डिबेट स्टार्ट हुई तो इस डिबेट के स्टार्ट होने के बाद काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी राय का इजहार करते हैं और बहुत सारे कंसर्न्स का इजहार किया जाता है। इसमें एक कंसर्न तो ये है कि रूस हमसे काफ़ी दूर है, वहाँ से तेल मंगाना ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा, क्योंकि जहाज़ जैसे हमारा एक जहाज़ यहाँ पे मौजूद है, जहाज़ों से तेल मंगाना सस्ता नहीं होता। आपने उनका रोज़ाना का फ्रेट देना है, उनके खर्चे देने हैं, फिर उसके बाद आपके कार्गो की इंश्योरेंस होती है। इस तमाम चीज़ को मिलाकर कहा यह जाने लगा कि रशियन ऑयल हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा। और फिर एक और बात जो कही जाती रही, काफ़ी अरसे तक कही जाती रही और आज भी कही जाती है, वो बात यह है कि रिफाइनरी से जब ऑयल प्रोड्यूस होता है तो उसकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं होती। यील्ड का आसान अल्फाज में मतलब यह है कि जब तेल ज़मीन से निकलता है खाम तेल के तौर के ऊपर, तो उसको आपको रिफाइन करना पड़ता है। जब उस तेल को आप रिफाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकलती हैं। आपके पावर प्लांट्स के लिए ऑयल निकलता है जिसको HFO यानी कि हैवी फ्यूल ऑयल कहा जाता है, फिर उसकी डिफरेंट विस्कोसिटीज होती हैं, उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, पैराफिन जेली निकलती है जिसको कि आप अपने चेहरे पर लगाते हैं जब आपका चेहरा जो फट जाता है। वो जो आप पैराफिन जेली और जो आप कोल्ड क्रीम्स लगा रहे होते हैं वो बेसिकली सारी इसी तेल से निकलती हैं। उसके अलावा आपकी सड़कों पे जो लुक बिछाई जाती है वो लुक सारी की सारी इसी से निकलती है। गर्ज ये कि क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और कहा यह जाता रहा कि हमें जो चीज़ चाहिए वो है पेट्रोल और डीजल, और रशियन ऑयल इस काबिल नहीं है कि वो ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पैदा कर सके जब उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइनरी ऑयल ज़्यादा निकलता है, HFO ज़्यादा निकलता है जो कि पावर प्लांट्स में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कम निकलती है। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? मैं पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल बड़े गौर से देखता हूँ, बड़े शौक से देखता हूँ, और नाम है उसका पाक व्हील्स। आप में से बहुत सारे लोग उसको देखते होंगे। मैंने सुलेमान साहब की वीडियोस के नीचे काफ़ी दफ़ा कमेंट किया जब मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि बेसिकली रशियन ऑयल इतना बुरा नहीं है जितना वो समझ रहे हैं, बल्कि ठीक ठाक फ़ायदे का काम है और बहुत अच्छा काम है। लेकिन शायद क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, मैं खुद सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का इल्म है कि हर कमेंट पढ़ना और हर कमेंट का जवाब देना आपके बस में नहीं होता। और फिर उसके बाद लोगों के अंदर एम्बिग्विटीज़ भी इसके बारे में बहुत सारी मौजूद थी, पाई जाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ही बार अपने तमाम ख्यालात का इजहार आप सबके सामने कर दूं और आप सबके सामने वो हकीकत रख दूं जिसको जानने की आप सबको अशद ज़रूरत है। मैं इस वक्त जिस जहाज़ के ऊपर मौजूद हूँ ये एक ऑयल टैंकर है। मेरे पीछे आपको मेरा जहाज़ नज़र आ रहा होगा। क्रूड ऑयल भी कैरी करता है, फ्यूल ऑयल भी कैरी करता है, डीजल भी कैरी करता है, और हम तकरीबन 1.5 लाख टन कैरी कर सकते हैं। और ये जहाज़ इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की पोर्ट्स के अंदर ये जहाज़ नहीं आ सकता, चाहे वो गवादर पोर्ट हो चाहे कराची पोर्ट हो, लेकिन हम ऑयल की एक ह्यूज क्वांटिटी कैरी करते हैं। तो डेफिनेटली इतना अरसा सालों के इस तजर्बे का कुछ ना कुछ निचोड़ तो होगा ना, कुछ ना कुछ चीज़ तो मुझे भी पता होगी। ऑयल की प्रॉपर्टीज जिनकी मदद से आप एक रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में मुझे भी कुछ ना कुछ तो इल्म होगा ना। तो मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आज ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। तो हम सबसे पहले एतराज़ को लेके चलते हैं। सबसे पहला एतराज़ ये है कि पाकिस्तान से रशिया बहुत दूर है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं। रशिया अपनी ईस्टर्न पोर्ट और वेस्टर्न पोर्ट दोनों से ऑयल एक्सपोर्ट करता है। प्रोगोर्दनोए है, कोस्मिनो है, उसलुगा है, प्रीमोर्स्क है, तमाम की तमाम पोर्ट्स आपको ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। इन तमाम से पाकिस्तान का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बनता है। स्क्रीन पे इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा इन पोर्ट से पाकिस्तान का डिस्टेंस, कराची का, और आपको साथ ही डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा इंडिया की डिफरेंट पोर्ट्स का और चाइना की डिफरेंट पोर्ट्स का। अगर रशिया से पाकिस्तान दूर है तो क्या इंडिया दूर नहीं है और क्या चाइना दूर नहीं है? आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि ना खुद का से तो चलो चाइना करीब है ना, 1-2 दिन का फासला है। वी हैव कैरिड ऑयल फ्रॉम उसलुगा टू चाइना। आप ये फासला जरा इमेजिन करिए कितना है। अगर हमें ये तेल महंगा पड़ रहा है तो उनको कैसे सस्ता पड़ता था? तो उसका जवाब आपको मैं देता हूँ। रशिया चूंकि एक वॉर स्ट्रैप्ड कंट्री है, वो इस वक्त एक जंग में मशगूल है और उसको पैसे चाहिए, तो रशिया ना सिर्फ आपको ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पे देता है बल्कि साथ आपको मजीद पर्क्स भी मुहैया करता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मुआहदों की बात करें तो ऑल्दो ये मुआहदे सारे के सारे पब्लिक नहीं किए गए, लेकिन कुछ चीज़ें पॉलिटिशियंस ने तकरीरें करते हुए बोल दी, कुछ चीज़ें मीडिया में वैसे ही आ गई। तो जो चीज़ें मुझे बिलीवेबल लगी मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने तमाम के तमाम काम किए हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ भारत के मुआहदे की बात करें तो भारत का मुआहदा था ऑन डिलीवरी बेसिस कि आपने मुझे मेरे घर के दरवाजे के ऊपर तेल पहुंचा के देना है और तब मैं आपको पैसे दूंगा। इंश्योरेंस के पैसे वो भी रशियंस के, जहाज़ की सारी जो चार्टरिंग है, जो पैसे पे करने हैं वो भी रशियंस के, और तेल भी रशियंस का। और फिर भी ये तेल सस्ता पड़ता है, फिर भी ये तेल सस्ता पड़ता है। मेरे पास यहाँ पे फिगर्स मौजूद हैं कि जून 2023 ये वो वक्त है जब पाकिस्तान ने रशिया से तेल मंगाया। जून 2023 में इंडिया को रशिया से जो तेल मंगाना था वो $68.17 का पड़ता था पर बैरल, और ये तेल की कॉस्ट उनको उनके दरवाजे पे पहुंचने के बाद पड़ती थी। चाइना जिस वक्त तेल खरीदता रहा है, जून सन 2023 की बात हो रही है,
वो $70 के आसपास खरीदता रहा है, और अगेन दरवाजे पे पहुंचा के तेल आपने देना है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे से रशिया इतना दूर है, सब कुछ है, वो तो बात वैसे ही नलीफाई होगी, खत्म होगी वो तो बात, उसका तो कोई वजूद ही नहीं रहा। और अगर हम उस वक्त में ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस देखें तो जून में $78.84 थी। अब आप कहेंगे सिर्फ $8 का ही तो फ़र्क है। क्या फ़र्क पड़ता है $8 से? ये जहाज़ जो आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, हम लोग 1 मिलियन बैरल कैरी करते हैं, यानी कि 10 लाख बैरल। 10 लाख बैरल हम एक जहाज़ के ऊपर कैरी करते हैं। 10 लाख बैरल को आप $8 के फ़र्क से मल्टीप्लाई करें तो $80 लाख तो आपके ये बच गए सिर्फ एक शिपमेंट में, जो आपने एक तेल का जहाज़ मंगाया। तो ये बातें जो कही जाती हैं कि पाकिस्तान से रशिया दूर है, ये है वो है, यार दूरी नज़दीकी से फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन से फ़र्क पड़ता है कि आपने क्या मुआहदा किया है, किस मुआहदे के तहत आपने तेल मंगाया है, इससे फ़र्क पड़ता है। और बाय द वे मैं तमाम के तमाम ऑब्जेक्शन की ज़ाहिर बात है इस एक वीडियो में बात नहीं कर सकता। आई डोंट वांट टू ब्लोट इट सो मच कि बाद में तमाम लोग एतराज़ करें कि इतनी लंबी वीडियो बना दी तो पता नहीं अब क्या क्या बातें करते हैं। तो मैं बिल्कुल अहम बातों की बात करूँगा। रशिया से जो तेल एक्सपोर्ट होता है यूजुअली उसका नाम रेपको है। ये बेसिकली उराल के वेल से निकाला जाता है। रेपको आपको नोवरोसिस से एक्सपोर्ट होता है, आपका उस्लुगा से एक्सपोर्ट होता है, आपका प्रीमोर्स से एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद आपकी अगर ईस्टर्न पोर्ट्स के ऊपर आ जाएँ तो वहाँ पे प्रोगोर्दनोए है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, कॉस्मिनो से एक्सपोर्ट होता है, इन सब जगहों से एक्सपोर्ट होता है। इसके अंदर वाकई हैवी कंटेंट ज़्यादा है। लेकिन अब अगर आप दूसरी फ्लिप साइड के ऊपर देखें, इंडिया और चाइना इन दोनों ने सन 2022 और 23 में जो तेल मंगाया है वो रशियन एक्सपोर्ट्स का 80% बनता है। इन्होंने 80% ऑयल जो है ना उस वक्त रशिया का इंपोर्ट किया अपने पास। ये लोग फिर क्यों इंपोर्ट करते रहे? अगर ये तेल इतना ही बुरा है तो फिर ये लोग क्यों इंपोर्ट करते रहे और हम लोग क्यों इस चीज़ से महरूम रहे? तो इसका जवाब ये है माय डियर्स कि कोई भी तेल जो है वो अच्छा या बुरा नहीं होता। देयर आर मेनी वेज टू मेक इट गुड एंड टू मेक इट बैड। पाकिस्तान का अपना क्रूड ऑयल है जिसका नाम है बदीन क्रूड ऑयल। अगर हम रशियन एक्सपोर्ट ब्लेंड क्रूड ऑयल यानी कि रेबको जिसका नाम है उसको हम कंपेयर करें बदीन क्रूड ऑयल से, तो बदीन क्रूड ऑयल रेबको के मुकाबले में ज़्यादा बुरा है। आई थिंक इसकी यील्ड ज़्यादा कम है। और एक ज़माने में मुझे याद है जब पाकिस्तान ये बदीन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया करता था इंडोनेशिया को, तो उसके बदले में फिर कुछ रिफाइंड जो क्रूड ऑयल है वहाँ से इंडोनेशिया से वापस भी लाया करता था, जब तक कि हमारी अपनी रिफाइनरी नहीं थी बन गई। जब पहली रिफाइनरी बन गई तो फिर एक्सपोर्ट बहरहाल में हाल में काफ़ी कम हो गई थी, उसके बाद इतनी नहीं थी रही। तो अब आप कहेंगे मैंने सवाल का जवाब तो दिया नहीं, हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया इसको बेहतर किस तरीके से बनाता है। इंडिया यूजुअली 3-4 ऑयल्स इंपोर्ट कर रहा होता है। एक आपका हो गया रेबको रशियन एक्सपोर्ट ब्लेंड क्रूड ऑयल, बसरा हैवी क्रूड ऑयल, और उसके बाद आपका अरब लाइट और अरब एक्स्ट्रा लाइट क्रूड ऑयल। अरब लाइट और अरब एक्स्ट्रा लाइट क्रूड ऑयल थोड़े से महंगे हैं, लेकिन ये करते क्या हैं? ये इन तीनों के तीनों तेलों को मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि ये तेल रिफाइनरी में रिफाइन होने के काबिल हो जाता है। अक्ल होती है ना, अक्ल कहते हैं ना, अक्ल बड़ी के भैंस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो सवाल आ जाता है। आप सऊदी अरब से तेल मंगा ही रहे हैं, आप यूएई से भी तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी ज़माने में आप ईरान से भी किया करते थे। आप उनसे मीडियम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के बजाय लाइट क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लें, आप मिक्स कर लें। अब आप मुझे ये ना कहिएगा कि लाइट क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा, यहाँ से रेपको आ रहा है तो रेपको में इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं बनता, दोनों को मिक्स करेंगे तो नहीं। दिस इज़ कम्प्लीटली एन अटर मैं इसको क्या कहना चाहूँ, मैं कहना तो बुलशिट चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं रहा। ये ऐसी बात नहीं है। आप इन ऑयल्स को जब आपस में ब्लेंड करते हैं ना, इसको ब्लेंडिंग कहते हैं बहरहाल, जब तेलों को मिक्स किया जाता है तो इसको ब्लेंड करने के बाद आप इसी तेल को इस काबिल बना सकते हैं कि आप इसको ना सिर्फ ये कि इससे एक अच्छी यील्ड आप निकाल सकें, बल्कि आपके पास लेट से हम वर्स्ट केस जो है ना इमेजिन कर लेते हैं कि आपके पास जो है ना वो HFO बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो ऑयल जो कि अपने पावर प्लांट्स में यूज़ करना है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यार क्या हुआ ज़्यादा आ रहा है तो पहली बात है कि ज़्यादा आएगा नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा आ भी रहा है तो क्या हुआ, आप उसको एक्सपोर्ट करें। अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो आप इंडिया की एग्जांपल ले लें। दे हैव डन अ वेरी स्मार्ट थिंग। उन्होंने स्मार्ट थिंग क्या की कि उन्होंने रशिया से जहाज़ भर भर के तेल के मंगाए। उन्होंने पहले अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जहाँ पे वो तेल को स्टोर कर सकें, उसको ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद रिफाइनरियों में रिफाइन किया, और उसके बाद उन्होंने वही तेल उठा के यूरोप को एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपके पास दो तरीके से फ़ायदा हो गया। पहली बात यह कि आपने रशिया से सस्ता तेल लिया, दूसरी बात ये आपने दूसरे तेलों में मिक्स करके उसकी क्वालिटी आपने इंप्रूव कर ली, और तीसरी बात ये कि जो फालतू तेल आपके पास पैदा हो रहा था, यूरोप को तो ज़रूरत है, वो रशिया से तेल नहीं ले रहा, अब उसका तो वैसे ही बाजा बजा हुआ है। अब उनको तो समझ नहीं आ रही कि हम दुनिया में कहाँ से तेल मंगाए। आपने कहा जी मैं देता हूँ आपको तेल, मेरे से लें। वो जो एक इंडिया के मिनिस्टर ने बात कही थी ना, बड़ी ज़बरदस्त बात थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा यार ये इनके पॉलिटिशियंस जो है ना वो ठीक बंदे हैं। उसने कहा कि जब रशियन ऑयल इंडियन ऑयल में रिफाइन हो गया तो वो रशियन ऑयल नहीं रहा, और यही कह के उन्होंने यूरोप को एक्सपोर्ट करते रहे वो तेल। और यूरोप को भी बहरहाल तेल तो चाहिए, कैसे जिंदा रहेंगे वो भी इंपोर्ट करते रहे तेल। आप क्यों नहीं कर सकते? आपके किसी ने हाथ बांधे हुए हैं, आपके पोर्ट्स के ऊपर जो है वो तेल एक्सपोर्ट किया नहीं जा सकता, या इतने जहनी और जो है ना जिस्मानी तौर पे गुलाम बन चुके हैं कि आपको जब तक
کوئی کہے گا نہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ایکسپورٹ کر دو تو آپ ایکسپورٹ کریں گے, کوئی جب تک آپ کو کہے گا نہیں امپورٹ کر دو تو امپورٹ کریں گے. آپ کے اپنے ملک کا اور آپ کے لوگوں کا فائدہ کہاں گیا؟ اور اوپر سے پھر آپ اس قسم کی چیزیں میڈیا میں پھیلا رہے ہیں کہ وہ ڈسٹینس زیادہ بنتا ہے اس لیے ہم امپورٹ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو ابھی ثابت کر دیا کہ ڈسٹینس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تیل برا ہے ہم اس لیے امپورٹ نہیں کر سکتے, تیل تو ٹھیک ہے, آپ امپورٹ کرنے والے بنے نا, آپ امپورٹ کرنے والے بنے اور آپ اپنا دماغ استعمال کریں. دیر آر سو مینی ویز اینڈ آئل کین بی ریفائنڈ, اور یہ بالکل ایک غلط بات ہے, یہ بات درست نہیں ہے. اور اس کے بعد پہلے آپ پورا ایک سال یہ گیت گاتے رہے کہ تیل مہنگا پڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر اگر اتنا ہی برا تھا تیل تو آپ نے منگایا کیوں؟ اگر میں آپ کو اس وقت کی فگرز بھی بتاؤں, جب پاکستان نے یہ آئل امپورٹ کیا تھا تو پاکستان کو اس آئل کی قیمت 50 سے 52 US ڈالر پر بیرل بنی تھی. جون کے مہینے کی بات ہو رہی ہے. انڈیا کو یہ تیل اسی مہینے میں 68.17 بیرل میں دیا گیا تھا, چائنا کو $70 پر بیرل میں دیا گیا تھا, پاکستان کو 50 سے 52 US ڈالرز پر بیرل کے حساب سے دیا گیا تھا. ہم ایوریج 51 لے لیتے ہیں, اور شپنگ اینڈ ڈیلیوری کی جو کاسٹ اور سب چیزوں کی کاسٹ جو رشیا نے بیچ میں انکلوڈ کی تھی وہ $15 فی بیرل تھی. تو اس حساب سے پاکستان کو جو تیل پورا کا پورا پڑا وہ $66 پر بیرل کا پڑا تھا. ایون چیپر دین دا انڈیا, ایون چیپر دین دا رشیا. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی کر لو, اتنا تو میں سستا تیل دے رہے ہیں, اب تو کچھ کر لو. کیونکہ تیل میں جب $1 کا بھی فرق پڑتا ہے نا, تو آپ کوئی 1-2 جو ہے نا ڈالر اس کا تیل نہیں منگا رہے ہوتے, آپ لاکھوں ڈالر کا تیل منگا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم صرف اور صرف انڈیا کی فگرز دیکھیں ایک فسکل ایئر میں, یعنی کہ اپریل سن 2022 سے مئی 2023, ایک فسکل ایئر تو نہیں, خیر تھوڑا زیادہ بن گیا, تو انڈیا تقریباً 900,000 بیرلز 9 لاکھ بیرل پر ڈے کا تیل جو ہے وہ رشیا سے منگا رہا تھا. 9 لاکھ بیرل پر ڈے. اب اس کے بعد انڈیا نے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کی, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ انٹینشنلی ریلیز کی یا ریلیز ہو گئی, کیونکہ بہرحال رشیا جو ہے وہ ایگزیکٹ قیمت کہ وہ کس قیمت پہ کس کو تیل بیچ رہا ہے وہ کبھی کسی کو بتاتا نہیں, اور ساتھ ہی خریدنے والے کنٹریز بھی نہیں بتاتے. وہ صرف گول مٹول سی بات کی جاتی ہے کہ جی ہم آپ کو ایک اچھے ریٹ پہ دے رہے ہیں, ہم آپ کو اسی ریٹ پہ دے رہے ہیں جس پہ دوسرے لوگ خرید رہے ہیں, بس ایسی باتیں ہی کی جاتی ہیں. لیکن بہرحال یہ باتیں کچھ نہ کچھ میڈیا کے اوپر آ جاتی ہیں, اور یہ سٹیٹمنٹ بہرحال انڈیا نے خود ریلیز کی تھی کہ ہم نے جب رشیا سے تیل امپورٹ کیا تو ہم نے اس ایک سال کے اندر $7.17 بلین بچائے ہیں صرف آئل کی امپورٹ کی مد میں. اب یاد رکھیے اس میں سے, یعنی کہ جو 9 لاکھ بیرل پر ڈے منگا رہے تھے رشیا سے, اس میں سے 70 سے 75 ہزار بیرل پر ڈے یہ ایکسپورٹ بھی کر رہے تھے. تو امپورٹ کی مد میں $7.17 بلین انہوں نے بچائے. تو ایکسپورٹ کی مدد میں کتنے کمائے ہوں گے آپ خود امیجن کر لیں, آپ خود حساب کتاب کر لیں. پیٹرول کی قیمت آپ خود لگا لیں, ڈیزل کی قیمت آپ خود لگا لیں. لیٹس کنسیڈر کہ یہ ڈیزل بھی تھا, تو پھر بھی آپ نے 70,000 بیرل پر ڈے آپ نے ایکسپورٹ کیا پورے ایک سال سے اوپر تک. اب اس کی جو جمع تفریق ہے وہ آپ خود کر لیں یار, اتنی زیادہ جمع تفریق جو ہے وہ میں نہیں اب کر رہا. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ملک اگر اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ کتنی اٹھا سکتا تھا. یہ کتنا بڑا ایک گولڈن چانس تھا جو کہ پاکستان نے نہ صرف پہلے گوایا بلکہ اب بھی یہی کام چل رہا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ آل آف دیٹ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیوں نہیں ہو رہا. آئی انڈرسٹینڈ کہ 3-4 پلیئرز ہیں, پارکو ہے, PRL ہے, NRL ہے, ساری کی ساری ریفائنریز ہیں. ہر ریفائنری اپنی دیتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. اوکے, پارکو پہ آپ کا بس نہیں چلتا, وہ پرائیویٹ ہے, مان لیا اس بات کو. باقی 3 تو آپ کی نیشنل ریفائنریز ہیں نا. آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ پیٹرولیم کی منسٹری میں ہیں یا جہاں پہ بھی ہیں, آپ کو کتنا نالج ہے ان چیزوں کا, اور آپ کیوں نہیں کر پا رہے یہ سب کچھ؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جہاز پہلا منگایا 45,000 ٹن, آپ نے جو ہے نا وہ کراچی منگا کے اور حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. دوسرا آپ نے جہاز منگایا تو آپ نے 50,000 ٹن منگایا. کیوں؟ دنیا میں بڑے جہاز مر گئے ہیں. اب آپ بولیں گے, مجھے پتا آپ میں سے کچھ لوگ بولیں گے, تو آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ بولیں گے کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جہاز تو کراچی پورٹ میں آ نہیں سکتا, تو آپ کے جہاز سے بھی بڑے جہاز ہوں گے, وہ کراچی پورٹ میں کیسے آئیں گے؟ تو بھائی کراچی پورٹ میں ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر از سم تھنگ کالڈ STS, شپ ٹو شپ آپریشن. اور اس طریقے سے ہم نہ صرف امریکہ, یورپ, پتہ نہیں کتنے ملکوں میں ڈسچارج کرتے ہیں. ہر ملک کی پورٹس گہری نہیں ہوتی, لیکن آپ کو بڑا جہاز منگانے کے لیے گہری پورٹس بھی چاہیے نہیں ہوتی. آپ اس جہاز کو دور اینکریج پہ کھڑا کرتے ہیں جہاں پہ گہرائی زیادہ ہے. آپ شپ ٹو شپ آپریشن کریں, ایک ہی دفعہ بڑی شپمنٹ منگائیں اور جہازوں سے لگاتار دگا دگا آپ ڈسچارج کروائیں. آپ کے 3 آئل پیئرس ہیں, OP1, OP2, OP3, تینوں پہ آپ ڈسچارج کریں, اپنے ٹینک بھرے, ریفائن کریں, تیل کو دوسرے ساتھ مکس کریں. آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ جو یہ ایک سنیل اسپیس کے اوپر چل رہے ہیں, دس از ناٹ گڈ. بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے رشین آئل منگا لیا, پھر بھی تیل سستا نہیں ہوا, پھر بھی پیٹرول سستا نہیں ہوا. تو آپ تو پھر جان بوجھ کے, میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اسی بات کو مزید ہوا دے کے اور لوگوں کا ایک اوپینین چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جسٹ فار اے فیو پولیٹیکل گینز. آپ پورے کے پورے ملک کو جو ہے وہ دھکیل رہے ہیں اٹھا کے ایک گڑھے کے اندر.
रशिया आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, आपको दुनिया आपके लिए ओपन है, खुली है, आप अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठा पा रहे, ना अहल हुए ना फिर तो आप। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। मैंने सोचा आज की इस वीडियो में अपनी पूरी भड़ास आप लोगों के सामने निकाल दूं, और कम अज़ कम इससे एक चीज़ ये होगी कि वो अपना पॉइंट जो कि मैं पहुंचाना चाह रहा था और शायद मैं पाक पीस के लिए वो पहुंचा नहीं पा रहा था, मैंने सोचा मैं क्यों ना खुद अपने चैनल के थ्रू आज ये बात आप तक पहुंचाऊं। कम से कम जो लोग देखेंगे, जिनको समझ आ जाएगी इस बात की, शायद वो दूसरों को बताने के काबिल हो, और कम से कम शायद कुछ लोगों का ओपिनियन इसके बारे में चेंज हो। क्योंकि जब आपके मुल्क के इंपॉर्टेंट लोग ऐसे आर्टिकल्स छापें कि रशियन ऑयल हमारे लिए सही नहीं है, तो फिर लोगों का ओपिनियन चेंज होता है ना। मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे जहाज़ का कप्तान हूँ जो तेल कैरी करता है, तो कुछ ना कुछ बाद में तो वजन होगा। वजन से याद आया, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि यू वांट दैट ओल्ड चबी कैप्टन अगेन, वो अब इंशाल्लाह नहीं आएगा इस चैनल पे यार। ही वाज गुड, ही वाज नाइस, आई आल्सो यूज्ड टू लाइक हिम, पर हिज डेज आर इंशाल्लाह ओवर नाउ। वो अनहेल्दी कैप्टन था। मैं स्टिल वही आदमी हूँ यार, एंड आई स्टिल टॉक द सेम वे, और होपफुली आपको इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। बहरहाल चबी कैप्टन को पिछली वीडियो मैंने देखी यार, उस पर सारे कमेंट्स जो है वो पुराने ओल्ड कैप्टन के बारे में, उसका कंपैरिजन विद द न्यू कैप्टन के साथ आया हुआ है। अब आपको इस न्यू कैप्टन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आई थिंक इरादा तो नहीं है मोटा होने का, हो गया तो खैर है। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ भी देखने को, सुनने को, जानने को ऐसा मिला हो जो कि आपको पहले ना पता हो, या आपको वीडियो वैसे ही जनरली अच्छी लगी हो, तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं ये बार बार कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी किसी वीडियो में कह देता हूँ, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ द गेम ऑफ यूट्यूब। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar. आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।